हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर या फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा विषय है इतिहास और आज हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो महिलाओं से संबंधित या जाति भेदभाव से संबंधित जो सुधार हुए होंगे इतिहास में, उन सब की हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अब लेकिन हमने इस पूरे चैप्टर पर सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो और वन शॉट रिवीजन बना चुके हैं। आप चाहे तो जाकर के उनको पहले देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं MCQ के बारे में। इस चैप्टर से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है जिसकी हम लोग बात करेंगे। आपको इन प्रश्नों में एक प्रश्न दिया जाएगा और आपके सामने होंगे 4 ऑप्शन। जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगा आपके उत्तर भी मेरे साथ आ जाने चाहिए। जिसको लग रहा है कि जो सही उत्तर आपके जहन में है वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तभी हमें मजा आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। राजा मोहन राय के बारे में आप जानते ही हैं। राजा राम मोहन राय वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सती प्रथा के अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करना चाहते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले भी ये व्यक्ति थे। तो सीधी सी बात है, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो इनकी मृत्यु और इनके जन्म की तारीख याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कब हुई थी उसको पता करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यानी ख 1772 में हुई थी, या ऑप्शन नंबर ग 1833 1833 में हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर घ 1933 में हुई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने काय की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1830 में। अब इससे अगर आपको कोई आइडिया आ जाता है कि इनकी मृत्यु किस किस के आसपास हुई होगी, तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। डेफिनेटली मृत्यु 1872 में तो नहीं हुई होगी और न ही 1933 में, क्योंकि इतना कोई जिएगा भी नहीं कि इतनी तो उनकी एज नहीं हो सकती कि भाई 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने के बाद भी 1933 तक वो जी सकते हैं। मतलब 150 साल के आसपास तो उम्र हो नहीं सकती, क्योंकि 1772 के आसपास तो उनका जन्म ही हुआ था। ये तो उनका जन्म का तारीख है। तो ऐसे में मृत्यु का पूछा, इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, 1872 और 1833। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि 50% तो आंसर सही हो सकता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो तो अच्छी बात है। इसका सही उत्तर है 1833। 1833 में जब उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसके 3 साल बाद ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1833 में हुई मृत्यु और 1772 में उनका जन्म हुआ था। ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी। तो राजा राम मोहन राय साहब का आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय भारत के प्रथम सुधारक कहे जाते हैं और जिनकी जन्म हुआ था 1772 से और मृत्यु हुई थी इनकी 1833 में। ये इनका पूरा जन्म है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो उनका कार्यकाल है पूरा ये दिखाई दे रहा है कि इतने वर्ष ये जिए थे। तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑप्शंस दिख गया होगा, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रश्न में मैंने उत्तर बता दिया था। इसका उत्तर होगा 1772 में। 1772 में उनका जन्म हुआ था और 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न क्रमांक
3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ लें, फिर उत्तर की ओर ध्यान दें। किसके प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी? किसके प्रयासों से? हालांकि उसने तो नहीं लगाई होगी, लेकिन उसने प्रयास जरूर किया था। तो पहले पे मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा होता क्या है और इस पर बैन कब लगाया गया। सती प्रथा होता क्या है? जब भी किसी स्त्री के हस्बैंड की यानी पति की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती, तो ऐसा मानते थे कि स्त्री का जीवन यहां से खत्म है। मतलब अगर उसके पति की मृत्यु हो जाए तो स्त्री का जीवन खत्म है, और स्त्री का एक सज्जन स्त्री का यही दायित्व बनता है, एक सदाचारी स्त्री जो होती थी, सदाचारी स्त्री का यह दायित्व बनता है कि वो स्त्री चिता पर, पति की चिता पर बैठ करके आत्मदाह कर दे। पति की चिता पर आत्मदाह करें, और यही आत्मदाह क्या कहलाता था? सती प्रथा। भारत के हिंदू समाज में कुछ समुदाय में ये प्रथा चलती थी, और उस स्त्री को सदाचारी महिला कहा जाता था जो सती होती थी। तो कहीं ना कहीं ये था कि स्त्री को अपनी डिग्निटी मेंटेन करना है, मान सम्मान बचाने के लिए स्त्री को ज़बरदस्ती जो है उसमें कूदना पड़ता था। ये वैसे ही है जैसे कि जोहर होता था, आपने जोहर का नाम सुना होगा, स्त्रियां चिता में कूद जाती है। यहाँ पर पति की मृत्यु के बाद जो है ये इस तरह का जो सती प्रथा वाला जो है ये काफ़ी प्राचीन समय से भारत में चल रहा था। एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस सती प्रथा का अंत किया है। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, जब हमारे देश के गवर्नर जनरल थे, देश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने, भाई गवर्नर जनरल होगा तो इतनी पावर तो होगी कि कोई भी सैंक्शन लगा सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब की वजह से इस सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब को सती प्रथा के बारे में बताने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ सपोर्ट करने वाला कौन था? किसने जोर लगाया था? उस समय भले ही वायसराय ये होंगे, लेकिन मेन आदमी जिसने पाबंदी लगाई थी वो थे राजा राम मोहन राय। वो लगवाना चाहते थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और इन्हीं के प्रयास की वजह से सती प्रथा पर बैन लगाया गया। उन्होंने प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि देखो, प्राचीन बौद्ध परंपराओं में सती प्रथा जैसी चीज़ों को बैन करके रखा हुआ है, ये सही नहीं है। तो उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर, हवाला देकर के ये कहने की कोशिश की कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इसीलिए राजा राम मोहन राय साहब के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा के विरोध में कानून भी बनाया गया और सती प्रथा को बैन भी किया गया। भले ही समाज उससे नाखुश हो, लेकिन ये राजा राम मोहन राय साहब का बहुत ही अच्छा प्रयास था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज, इसे आपको किताब में एक और नाम भी हो सकता है, ब्रह्मो समाज भी मिला होगा आपको, ब्रह्मो समाज नाम भी मिला होगा। तो ब्रह्म समाज कहले या ब्रह्मो समाज कहले। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी। इसमें वो सती प्रथा, इसमें वो बलि वाला सिस्टम है, मूर्ति पूजा और सती और विधवा पुनर्विवाह, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कही गई थी। तो ब्रह्म समाज काफ़ी अच्छी सोच लेकर के आया था, और ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वही इसका उत्तर है 1830 में। 1830 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आपको अपना ऑप्शंस दिख रहा होगा, आपका राइट आंसर क्या है? 1830 में, और इसकी स्थापना के 3 साल बाद ही मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय साहब की। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन का उत्तर जानने का प्रयास किया था, तब मैंने बताया था कि उनकी मृत्यु क्या हुई थी। पहले ही क्वेश्चन में था कि मृत्यु उनकी 1833 में हो गई थी, लेकिन 1830 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी कर दी थी। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? बार बार मैं बता रहा हूँ, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक लगाने वाले 2 ही व्यक्ति थे मेन, जिनका नाम सती प्रथा से जुड़ा हुआ था, वो थे राजा राम मोहन राय साहब। राजा राम मोहन राय साहब ने भारत के गवर्नर जनरल साहब
की सहायता से, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगा दी। मैं आपको दोबारा से समझा दूं कि सती प्रथा का मतलब क्या होता है। जब किसी स्त्री के जो हस्बैंड होते हैं, जो पति होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता था, ऐसे भारतीय रीति रिवाज थे पुराने जो कि बहुत ही गलत थे, लेकिन ये माना जाता था कि स्त्री का जो जीवन है वो पुरुष के बिना अधूरा है, वो है ही नहीं। तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो स्त्री का जीवन भी समाप्त हो जाता है, और इसीलिए स्त्री को भी पुरुष की चिता पर बैठ करके अपने आप को आत्मदाह कर लेना चाहिए। तो ये वाली जो प्रथा थी इसको बोलते थे सती प्रथा, और सती प्रथा को बैन किया गया था 1829 में, 1829 में इसको बैन कर दिया गया था। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? 1829। मैं आशा करता हूं कि आपने भी अपने कमेंट सेक्शन में यही उत्तर डाला होगा। आप अपने उत्तर जल्दी से जल्दी प्रेषित करें ताकि मैं आपके उत्तरों को देख करके सहूलियत हमें हो जाए कि आप हमारी क्लास को देख करके कुछ सीखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। विधवा विवाह की अनुमति का कानून, विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से हुआ? मतलब विधवा विवाह की अनुमति दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? क्या वो व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? दूसरे, क्या वो व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे? या फिर क्या वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे या स्वामी दयानंद सरस्वती थे? कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस कानून को लेकर के अनुमति दिलवाई? तो मैं आपको बता दूं कि जो नहीं है वो अगर एलिमिनेट कर दें तो आपके पास आपके ऑप्शंस में से कुछ तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि विधवा विवाह कब, कानून कब बनाया गया था। तो ये 1856 में बनाया गया था। तो अगर ये आपने डेट याद रख ली कि 1856 को विधवा विवाह का कानून बनाया गया था, तो आपको ये पता होगा कि राजा राम मोहन साहब की मृत्यु हो गई थी, अभी हमने पढ़ा कब हो गई थी, 1833 में। तो राजा राम मोहन राय तो 1856 तक थे ही नहीं, तो वो उनका प्रयास यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। तो डेफिनेटली ख इज द रॉन्ग आंसर, वो तो आंसर नहीं है। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शंस। अब स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद साहब जो है वो उस समय ज़्यादा उम्र उनकी हुई नहीं थी। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1863 में। आप खुद सोच सकते, जो व्यक्ति 1863 में जन्मेगा वो व्यक्ति 1856 में जो है प्रयास कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद साहब भी यहाँ से हो जाते हैं कैंसिल, तो उनका भी यहाँ पर कोई योगदान उससे के नहीं है। अब 2 नाम हमारे पास बचते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये दोनों के दोनों उस समय प्रेजेंट थे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो बड़े हैं, स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती थे वो उनके बाद में आए थे। तो ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ये काफ़ी परिपक्व थे इस समय पे, और इन्होंने ही वो काम किया था। विधवा विवाह की अनुमति का कानून लाने का प्रयास करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखना है इसको। 2 चीज़ तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दी थी, 2 में कन्फ्यूजन था। तो राइट आंसर हमको मिल गया कौन सा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों जब हमको उत्तर नहीं मिले तो जो तरीका मैंने अभी इस्तेमाल किया है, आप इस तरीके से भी उत्तर को जान सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पता है ना कि ऐसे ऐसे एमसीक्यूज डाले जाते हैं कि आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है। चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिलती है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज को बनाया किसने था? आर्य समाज वही है जो लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे पंजाब में, आपको याद है, चैप्टर के दौरान पढ़ रहे थे हम लोग। आर्य समाज की स्थापना डेफिनेटली इन्होंने तो नहीं की होगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, तो ये तो नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जो थे ये इन्होंने तो आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन जिसका पता है वो लिख सकते हैं आप, है ना। तो ब्रह्म समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने बनाया था। रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। आर्य समाज की बात कर रहे हैं तो स्वामी केशव चंद्र सेन की बात हो रही है। ये वेद समाज के संस्थापक थे, वेद समाज। ये तो बचे कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बनाया था आपका आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल दयानंद सरस्वती थे। तो आर्य समाज का राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। तो आपको एक उत्तर के साथ में ये तीनों के उत्तर भी मिल गए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, और स्वामी केशव चंद्र सेन जो थे उनको नाम अगर देंगे तो वेद समाज का नाम देंगे। तो राइट आंसर हमारा हो गया।
अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका उत्तर अभी हम लोगों ने बातों बातों में निकाल दिया था। अगर आपको उत्तर याद रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि पता तो चले कि आप क्लास के दौरान हर एक क्वेश्चन का अच्छे से गहन अध्ययन कर रहे हो या नहीं। तो क्वेश्चन बोलता है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास किया गया था। वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रयास किया था, उसको हमने अभी पढ़ा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में विधवा विवाह की अनुमति के लिए काफ़ी प्रयास किए, और अंत में उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि भारत में विधवा विवाह कानून लाया गया। लेकिन ये कब लाया गया? क्या 1828 में लाया गया था, क्या 1856 में लाया गया था, क्या 1891 में, या 1929 में लाया गया था? 1929 में जो कानून लाया गया था वो बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था, यानी बच्चों की कम उम्र में विवाह न किया जाए उसके लिए लाया गया था। ये तो हुआ ही नहीं। वैसे तो हमें राइट आंसर पर ही क्लिक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये रटने वाला ऑप्शन से सीधा सीधा, क्योंकि अगर आपको पता है तो ही कर सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर है 1856। सन 1856 में विधवा विवाह के लिए कानून बनाया गया था। तो 1856 इज दी राइट आंसर। तो देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। ये तो विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया गया। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह इतना चलन में क्यों आ गया था? इसलिए चलन में आ गया था क्योंकि 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। पहले जो स्त्रियां सती होती, जो स्त्रियां विधवा होती थी, उन्हें सती होना पड़ता था, तो बाकी विधवा बचती नहीं थी। तो फिर कुछ समुदाय में बच जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जो हिंदू समुदाय में जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब सती प्रथा पर रोक लगाया गया तो विधवाएं की जो संख्या है जो बढ़ने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता ना, पहले युद्ध कितने होते थे, सैनिकों की मृत्यु डेफिनेटली होती ही थी। तो इतने सारे सैनिकों की मृत्यु होती थी, तो उनकी जो पत्नियां होती, तो वो इतनी सारी विधवाएं जो होती, उनका जीवन का क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में सोचा, विचार दिया और कहा कि विधवाओं का पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकते, विधवाओं का विवाह किया जा सकता है। इसलिए इस पर जोर दिया गया, और अंग्रेजों का साथ चाहिए था, क्योंकि भारतीय लोग नहीं मानने वाले थे। भारत में क्या रूढ़िवादी परंपराएं बहुत चल रही थी, तो हम लोग इन चीज़ों को मानने में मतलब विश्वास नहीं करता था कि कोई किसी के कहने से ऐसा नहीं, समाज में क्या होगा, को लोग क्या बोलेंगे, ये सारी बातें हमारे साथ में थी। लेकिन 1856 में अंग्रेजों ने जब ये कानून पारित कर दिया तो हमें विवश होकर के विधवा पुनर्विवाह को अपनाना पड़ा। इस प्रकार से 1856 इसका सही उत्तर है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रयास किया जीवन भर इस कानून को लाने के लिए, वो व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनका नाम बड़ा शुमार था, इसके लिए काफ़ी प्रयास किए उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ किया गया था? परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ किया गया था? क्या परमहंस मंडली का गठन 1840 में कलकत्ता में किया गया था? ऑप्शन नंबर 2, क्या परमहंस मंडली का गठन 1840 में मुंबई में किया गया था? या हमारा ऑप्शन नंबर ग 1810 में कलकत्ता में किया गया था, या फिर 1880 में लाहौर में किया गया था? तो इसका सही जो आंसर है वो है 1840। ये इसका सही आंसर है। परमहंस मंडली का गठन 1840 में किया गया था। इसका मतलब तो साफ है, अगर आपको तारीख पता है तो 2 ऑप्शन तो आपके डिलीट हो गए। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो परमहंस मंडली का जो गठन किया गया था वो किया गया था मुंबई में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मुंबई में इसका गठन किया था 1840 में, कलकत्ता में नहीं। राइट आंसर है मुंबई 1840 परमहंस मंडली। ठीक है, अब ये इसे रामकृष्ण मिशन से मत जोड़िएगा, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। 10वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका ये पूरा नाम है, और इन्होंने भारत में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या आर्य समाज की स्थापना, आप अपने आंसर बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं ताकि हमें आपके आंसर दिखाई भी दें। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10, उसका पहला ऑप्शन क्या है? 1828 में। तो आर्य समाज की स्थापना क्या 1828 में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, क्या आर्य समाज की स्थापना 1870 में की गई थी? ऑप्शन नंबर 3, क्या आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी? या लास्ट ऑप्शन 1872 में की गई थी? क्या आपने क्लास के दौरान इन सब चीज़ों को पढ़ा है? अगर आपने सारे के सारे लेक्चर देखे हैं या आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि राइट आंसर क्या है। तो जल्दी से अपना आंसर प्रेषित करें, क्योंकि मैं बताने वाला हूं इसका सही उत्तर। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है
1875 यानी 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। अब आपको आपका सही उत्तर मिल गया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं अपने कमेंट में वो भी वही उत्तर होगा जो मैंने बताया है। अगर गलत है तो उसको आप जोड़ के रखें कितने गलत हो रहे हैं। अंत में पता चलेगा कि 49 MCQ में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हम लोग 49 MCQ करने वाले हैं। अभी हम लोग पहुंचे 11वें पर। 11वां क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सबसे पहले तो पारित कब किया गया था उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह होता क्या है। बाल विवाह मतलब बचपन में शादी, बचपन में शादी। तो बहुत सारे बचपन में शादी हो रही थी देश में, बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाती थी। आज़ादी के बाद भी ये चलता रहा, बहुत सालों तक ये चलता रहा। तो 1800 क्षमा करें, बाल विवाह जो है वो बचपन में शादी होता है। इसमें क्या कहा गया था, ये जो नियम बनाया गया था, कानून, ये कानून क्या बोलता है पहले समझ लेते फिर मैं आता हूँ उसके सन पर कब हुआ था। ये कानून ये बोलता है कि किसी भी लड़के की जो उम्र होगी शादी की, लड़के की वो जो उम्र होगी वो क्या होगी, वो 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र का जो लड़का होगा वो शादी नहीं कर सकता, बाल विवाह में आएगा। जबकि लड़की के लिए जो उम्र रखी गई थी वो कितनी थी, लड़की के लिए जो उम्र रखी गई थी वो थी आपकी 16 साल। तो लड़की जो है वो 16 साल की कम उम्र से कम उम्र में शादी नहीं कर सकती थी और जो लड़का है वो 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकता था। बाद में इसमें बदलाव भी किया गया, कानून में क्या हुआ, बदलाव हुआ। बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ बदलाव किया गया और बदलाव ये किया गया कि अब जो उम्र है लड़के के लिए बढ़ा दी गई है। तो लड़के के लिए जो उम्र है वो कितनी कर दी, 21 साल कर दी गई है। आज भी यही आप जानते ही हैं। और बाद में लड़की की जो उम्र है शादी की वो कितनी कर दी गई है, लड़की की जो शादी की उम्र वो कर दी गई 18। अगर लड़की 18 साल से ऊपर है तो वो शादी कर सकती हैं। तो ये बदलाव किया गया था। तो ये था आपका बाल विवाह। लेकिन क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो अधिनियम लाया गया था, कानून जो आप समझ रहे हैं, ये कब लाया गया था। तो उसका सही उत्तर है ये लाया गया था सती प्रथा के 100 साल बाद, सती प्रथा के 100 साल बाद। अब आप खुद बताइए कि सती प्रथा के 100 साल बाद लाया गया था और सती प्रथा कब लाई गई थी। अगर आपको सती प्रथा याद है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही हो सकता है। सती प्रथा लाई गई थी 1829 में। तो सती प्रथा के 100 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं। सती प्रथा के 100 साल बाद क्या हुआ होगा, 1929। तो सही उत्तर क्या है, 1929 ही आपका सही उत्तर है। तो राइट आंसर इज 1929। 1929 में ये कानून लाया गया था, विधवा विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सती प्रथा तो याद रख लो कि बहुत फेमस था। सती प्रथा के 100 साल बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था। तो आपको याद रहेगा कि 100 साल का कनेक्टर कर लोगे तो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था। सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन किस चीज को लेकर के था और किसने चलाया था। ये जातिगत भेदभाव को लेकर के था। घासीदास नाम के एक व्यक्ति थे, घासीराम दास नाम के व्यक्ति थे। घासीराम जी ने क्या किया, कुछ जूते बनाने वाले जो लोग थे, जो कामगार थे, उनको इकट्ठा किया और बोला कि आवाज़ उठाओ नहीं तो ये लोग तुमको दबा देंगे। तो घासीदास की बहुत अच्छी एक व्यू था, उनका परसेप्शन था। सतनामी आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो राइट आंसर क्या हो गया, घासीदास साहब जो थे उनका, ये इसका राइट आंसर है। हालांकि इसी तरह के आंदोलन हरिदास ठाकुर ने भी चलाया। हरिदास ठाकुर का एक जो पंथल था, जो पंथ था उनका, उन्होंने भी काश्तकार और चांडाल के साथ में काम किया था। उन्होंने बोला कि कोई भेदभाव नहीं होता है। नारायण गुरु भी ऐसी ही जाति के से बिलोंग करते थे जो अनुसूचित जाति और जनजाति में आती थी। निचली जाति के नेता होने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है व्यूज़ दिए और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। तो ये जो सही उत्तर है इसका सतनामी का, वो कौन है, घासीराम जी इसके सही उत्तर है। तो घासीराम ने जो क्या किया था, सतनामी आंदोलन शुरू किया था और भेदभाव के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 उस मंडली से है जिसकी स्थापना अभी हमने पढ़ा ना, 1840 में मुंबई में एक स्थापना की गई थी, एक मंडली की। 1840 में मुंबई में किसकी स्थापना की गई थी, परमहंस मंडली।
1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ये परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या परमहंस मंडली अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए लाई गई थी? हालांकि मोटिव बहुत अच्छा है अस्पृश्यता, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लेकर के आए थे। क्या परमहंस मंडली विधवा विवाह को समाप्त करने का प्रारंभ किया? विधवा विवाह को प्रारंभ किया। तो विधवा विवाह को प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति शुरुआत में जो बात की थी वो तो राजा राम मोहन राय थे, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने विधवा विवाह पर ध्यान दिया वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो इनका नाम तो कहीं से कहीं तक नहीं है कि भाई घासी राम साहब ने, या क्षमा करें परमहंस मंडली के लोगों जो है उनने ये काम किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस संगठन ने वो काम भी नहीं किया। सती प्रथा पर रोक भी उससे पहले लगाई जा चुकी थी, 1840 की बात हो रही है, जबकि सती प्रथा पर रोक 1829 में लग गई थी। ध्यान रखना, सती प्रथा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सती प्रथा तो 1829 में बैन ही हो गई थी, तो समाप्त करने का कोई मतलब ही नहीं था। जाति प्रथा को व्यवस्था जो थी उस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के पीछे इनका मोटिव था कि जो आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो जातिगत व्यवस्था ला के रखी हुई है, जिसमें शूद्रों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, बस इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या है उसका? राइट आंसर है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते थे, अगर लिख दिया है तो अच्छी बात है, जाति व्यवस्था को समाप्त करना ही परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था। तो उनका मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। क्या आप मेरे साथ प्रश्न को अच्छे से पढ़ रहे हैं, और क्या आप पढ़ने के बाद अपने प्रश्न का उत्तर भी प्रेषित कर रहे हैं? अगर आपने अभी तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है तो जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से दे दें, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपकी पढ़ाई किस तरीके की है, या आपने चैप्टर को किस हद तक पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। 14 क्या बोल रहा है? किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है? ये प्रेजेंट की बात कर रहा, वर्तमान की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा उस साल की बात करेगा जब आप इसको पढ़ रहे होंगे। वर्तमान में आज़ादी की बात है, आज की तारीख में ये बोल रहा है किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि लड़कियों की स्थिति सब जगह बेहतर है तो ये सही नहीं हो सकता। इसका मतलब हर जगह लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है, कुछ जगह बेहतर नहीं है। तो कहाँ नहीं है? क्या अमीर घरों में लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है? तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी है। काफ़ी स्थिति का मतलब होता है पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ, जिनको पढ़ाया लिखा जा रहा है, जो अच्छी अच्छी जॉब से नौकरी कर रही है और ऊँचे पद पर बैठी हुई है, तो अमीर घर में तो समस्या नहीं है। मध्यम वर्गीय फैमिली में भी आजकल सभी लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन इसका सीधा सीधा है गरीब। आज केवल गरीब परिवारों की लड़कियां की स्थिति ही बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, और पढ़ाई भी दे पा रहे तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे जो लड़कियों को एक्चुअल में चाहिए। तो अच्छी पढ़ाई ना मिलने की वजह से वो बहुत पिछड़ चुकी हैं। तो जो लड़कियों की स्थिति है आज भी वो गरीब परिवारों में ऐसी है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसी की वैसी आज भी पुराने रीति रिवाज को गाँव में फॉलो किया जाता है। तो ये जो रीति रिवाज है पुराने, जिसमें महिला की जो एक जो पहचान होती थी वो दब जाती है कहीं ना कहीं, तो वो इसलिए क्योंकि वो पढ़ नहीं पाई। और स्थिति दयनीय कहाँ पर दिखेगी आपको? गरीब परिवार में आज भी महिलाओं की स्थिति सही नहीं है। दोस्तों, तो आपका सही उत्तर क्या है? गरीब इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, जरा उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसको हम लोग पहले भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ब्रह्म समाज, बार बार हम ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं। ब्रह्म समाज को कब बनाया गया था? ब्रह्म समाज को बनाया गया था 1830 में, और उसको बनाने वाले कौन थे? उसको बनाने वाले थे राजा राम मोहन राय। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन है राजा राम मोहन राय, उसके संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज का राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। ये हम लोग कर भी चुके हैं और आपको याद भी हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ये तारीख पे तारीख जो है ना, ये रटने में बड़ी समस्या होती है। थोड़ा सा एक दो बार इसको बार बार प्रयास करोगे तो शायद आपके दिमाग में कुछ चीज़ें याद आ जाएगी, या सीक्वेंस बना लो, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ऐसा बनाओगे तो याद रहेगा। तो ब्रह्म समाज तो 1830 में हुआ था, पता ही आपको। प्रार्थना समाज जो है, इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आत्माराम पांडुरंग।
आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग साहब ने इसकी स्थापना की। और प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था ये भी समझ लेते, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यही चीज़ समझ में आ जाए कि उद्देश्य पूछ लिया जाए किसी जगह, तो आप पहले ही समझ लो कि प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था। अगर आपने क्लास नहीं भी अटेंड की तो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो उद्देश्य क्या था? आत्माराम पांडुरंग साहब ने जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी उसका एक पहला उद्देश्य था बाल विवाह पर रोक। ये जो बाल विवाह है इस पर क्या करते, इसको प्रतिबंध करने की बात की, रोक लगा दो इसको। दूसरा उन्होंने बोला विधवा विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन शुरू हो जाए, उसको प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तीसरा इन्होंने स्त्री को शिक्षा की बात की। स्त्री की शिक्षा की बात की। ये तीन मोटिव थे इसके मेन, विधवा विवाह, स्त्रियों की शिक्षा और बाल विवाह प्रतिबंधित किया जाए। तो विधवा पुनर्विवाह चालू किया जाए, बाल विवाह प्रतिबंधित किया जाए, जबकि स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तब तक अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं उठा सकती। तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, लेकिन की थी तो कब की थी? राइट आंसर है 1887 में की थी। 1867 यानी 1867 में की थी। तो 1867 इज द राइट आंसर, जो कि है आपका ख वाला उत्तर। 1867 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बाकी उद्देश्य आपके सामने मैंने बता ही दिया है। तो प्रार्थना समाज से भी आप बखूबी परिचित हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17। ये प्रश्न क्रमांक 17 किसकी बात करता है? प्रश्न क्रमांक 17 बोलता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण शब्द जो है ये आया है रामकृष्ण परमहंस। ये गुरु थे, काफ़ी अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। रामकृष्ण परमहंस के जो भी आपको यहाँ शिष्य दिखेंगे वही होंगे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1897 में। पहला पॉइंट कि 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन है वो तो मैं अभी बता दूंगा, वो तो सीधा सा उत्तर है। लेकिन जाने तो कि क्या था रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य था उनका सेवा, सेवा ही उनका उद्देश्य था। और वो भी कैसी सेवा? निस्वार्थ सेवा। तो निस्वार्थ सेवा जो है ये उनका उद्देश्य था। आपको पता ना कि स्वामी विवेकानंद जो है 1893 के समय में शिकागो में स्थित विश्व धर्म सम्मेलन में समिट में गए थे वो, जहाँ पर जाकर के उन्होंने इंडिया की बात रखी थी। और उनकी भाषण सुनने के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर था जो काफ़ी फेमस था, उस न्यूज़पेपर में लिखा है कि ऐसे विद्वान देश में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण होगा जहाँ विवेकानंद जैसे ऐसे महान पुरुष बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हो वो देश कितना महान होगा, वो देश कितना विद्वान होगा। और ऐसे विद्वान देश को उपदेश देने के लिए हम लोग यहाँ से ईसाई मिशनरी भेज रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण होगा। वो हमसे ऑलरेडी ज़्यादा जानते हैं, वो तो उनका बड़प्पन है कि उसको दिखावा नहीं करते हैं। मतलब एक लाइन जो लिखी गई थी ना वो बड़ी कमाल की लिखी गई थी। और विवेकानंद जी का जो उन्होंने जो स्पीच दिया था वो काफ़ी अच्छा था। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस पर किसकी चर्चा की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता भारत में? हर एक व्यक्ति जानते हैं, हर एक व्यक्ति का वे आदर्श भी हैं, क्योंकि उनने जो जीवन जिया वो जीवन शायद ही कोई व्यक्ति जी सकता है जिस तरीके से जिया। और उनके जो लक्ष्य थे, उनके जो विचार थे, उनके जो रहन सहन का तरीका था, जीवन को वो जिस तरीके से देखते थे, अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो आप भी अपने जीवन में काफ़ी अचीवमेंट ले सकते हैं और आप अपने जीवन में काफ़ी ख्याति भी बटोर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय को जरूर पढ़िएगा जीवन में एक बार, शायद आपके जीवन को कुछ दिशा दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं। व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती थी? ये जाति प्रथा की बात है, जाति समुदाय की जो बात है ना, इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल से ही भारत में जाति प्रथा का बड़ा एक चलन शुरू हो गया था। उसको हम लोग बोलते थे, ये जाति वाली सिस्टम, इसको हम लोग बोलते थे वर्ण व्यवस्था। इसका नाम था
वर्ण व्यवस्था। आपको पता ना वर्ण व्यवस्था में क्या क्या था? 4 वर्णों में बांटा गया था। एक था ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, क्षत्रिय, और तीसरे थे वैश्य, क्षत्रिय, और तीसरे थे वैश्य, और चौथे थे शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे ये ऊंची जाति के लोग थे, ऊंची जातियां। ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो कौन थे? ऊंची जाति थी। ब्राह्मण तो आप जानते हैं, ब्राह्मण में ब्राह्मण आते थे, पंडित लोग आते थे। क्षत्रिय में राजा महाराजा रक्षक आते थे। वैश्य में जो आते थे वो आते थे महाजन, महाजन, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, ये सब आते थे, इसमें आते थे। बाकी बचे हुए शूद्र में, बाकी सब शूद्र में आते थे। और शूद्र में बहुत सारे जो निचले जाति के लोग होते थे उनके साथ अछूत का व्यवहार भी किया जाता था, उन्हें अछूत भी समझा जाता था। अछूत या काश्तकार भी इसमें कुछ हद तक थे, काश्तकार, बुनकर, ये लोग भी इसमें हुआ करते थे। तो ये पूछना चाह रहा है कि व्यापार और महाजनी से जुड़ी जातियां कौन सी है? तो महाजन और व्यापारी जो है ना, ये जातियां कौन सी है? वैश्य है। राइट आंसर क्या है? वैश्य है। ग इज द राइट आंसर। अगर इस वर्ण व्यवस्था को समझ लिया तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। एक नहीं, 2, 3, 4 उत्तर तक सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन वर्ण व्यवस्था से पूछा जाएगा तो आपका उत्तर आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, इसको समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 बोलता है ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ था? कौन थे ये ज्योतिराव फुले? ज्योतिराव फुले का एक और नाम था ज्योतिबा फुले। इनको ज्योतिबा के नाम से भी जानते थे, ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव को क्या बोलते थे? ज्योतिबा फुले बोलते थे, ज्योतिबा फुले हैं। यह इनका एक और नाम था, इनको महात्मा फुले के नाम से भी जानते थे, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, और उनका ओरिजिनल नाम था ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ था, या ज्योतिराव फुले साहब ने किया क्या था, तो इसकी भी बात करेंगे हम लोग। उन्होंने जाति प्रथा को लेकर के काफ़ी सारे तंज कसे थे, और ये गैर ब्राह्मण व्यक्ति थे, मतलब ये उन निचली जातियों में से थे जिन्होंने अपनी जाति के लिए आवाज़ उठाई। हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा कि बहुत सारे गैर ब्राह्मण ब्राह्मण में निचली जातियाँ भी हो सकती हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, तो गैर ब्राह्मण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई और आत्मसम्मान की बात की कि आप जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये लोग आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो आर्यंस थे, उनके जो आर्यंस थे, बाहर के लोग थे, इन्होंने हमारे देश के लोगों पर राज किया है, हमारे देश के लोगों पर आक्रमण करके गुलाम बना दिया, और इन्होंने हम लोगों को निचला व्यक्ति साबित कर दिया, इन्होंने हमें निचले पायदान पर रख दिया ताकि हमारा एक्सप्लॉइट कर सकें। तो जो बोलते हैं जो ऊंची जातियां हैं ना, ये बाहर से आई हुई, ऐसा उनका मानना था। तो ये जो ज्योतिराव फुले हैं, इनका जन्म हुआ था 1827 में, तो 1827 इनका बर्थ ईयर है। तो राइट आंसर जो पूछा गया था वो क्या था? 1827 में ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले या महात्मा ज्योति फुले के नाम से भी इनको जानते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? पहले तो बता दो विधवा गृह था कौन? विधवा गृह जो था एक तरह का एक आशियाना था, ये उन महिलाओं के लिए था। आशियाना ये उन महिलाओं के लिए था जिन्हें प्रताड़ित किया गया था। प्रताड़ित वो भी किसने प्रताड़ित किया था? परिवार वालों ने प्रताड़ित किया था दहेज को लेकर के, या फिर वो जो महिला की पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनके घर वालों ने उनके ऊपर अत्याचार किया था। ये जो अपने ससुराल पक्ष से परेशान महिलाएं थी वो यहाँ पर आती थी। अब यहाँ क्या होता था? पूना के इस विधवा गृह में उन महिलाओं को ऐसी स्किल सिखाई जाती थी जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी का खुद प्रबंध कर लें, और ऐसा सोचने वाली महिला बड़ी विद्वान थी। और विद्वान थी तो इसका मतलब अगर आपको मैं सारे नाम दिखा दूं तो ये नाम देखो, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सरोजनी नायडू, जिनके नाम के आगे पंडिता लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी वेदों को, पुराने ग्रंथों को पढ़ लिख के ही विद्वान बनी होगी। ये पंडिता शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब वैसे ही वो काफ़ी विद्वान थी। पंडिता रमाबाई ने ये काम किया था,
ऐसा नहीं कि ये विद्वान नहीं, ये भी काफ़ी जानकार और विद्वान थी, लेकिन पंडित जो होता है ना, पंडिता शब्द लगा दिया जाता है तो इसका मतलब है वो वेदों का ज्ञानी है, संस्कृत शब्द को पुराने ग्रंथों का ज्ञानी है। तो पंडिता रमाबाई ने जो है पुराने ग्रंथों की भी पढ़ाई की थी, काफ़ी जानकार महिला थी। इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, जो कि महिलाओं को अत्याचार से मुक्त कराने और उनको ऐसी स्किल सिखा करके कि वो अपना रोजी रोटी का खुद प्रबंध कर ले, किसी पर निर्भर ना हो। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति का जो कारण है वो है आत्मनिर्भरता। महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती आई है, इसी वजह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगर वो अपना खर्चा, रोटी पानी, जॉब सब कुछ खुद कर ले तो ऐसे में वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी से डरने या दबने की जरूरत थोड़ी ना है। वो डरती डबती इसलिए थी क्योंकि उसके जीवन की चाबी किसी और के हाथ में होती थी। ये पंडिता रमाबाई का मानना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, 21 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अलीगढ़ आंदोलन चलाया किसने था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये आज का जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये वहीं से शुरू हुआ था। और जो मुस्लिम समुदाय में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी वहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना था, और ऐसे व्यक्ति का नाम था सैयद अहमद खान। अब आप ये समझ सकते हैं कि अलीगढ़ जो है मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है। अगर आपको इतना समझ में आ जाता तो आपका आंसर सही हो जाता है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वैसे भी अली का नाम जुड़ा हुआ तो आप समझ गए होंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम से संबंधित है, और आपके ऑप्शंस में एक ही मुस्लिम है, तो डेफिनेटली हो सकता है वो उत्तर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, ये दो तो नहीं हो सकते थे। तो अगर आप एलिमिनेशन राउंड में भी जाओगे तो भी आपका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। सर सैयद अहमद खान साहब थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था, सबसे पहले उस अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है वो। तो उनका जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बात करते हैं। 22 बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो इसको सब्जेक्टिव थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने की या गलत होने की संभावना हो सकती है। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आज से 200 साल पहले के भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो आपको कथन मिलने वाले हैं नीचे चार, ये चारों के चारों कथन आज से 200 साल पहले की भारतीय समाज के बारे में है। तो हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, हम इसका उत्तर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, समाज में ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। तो आज से 200 साल पहले बाल विवाह प्रतिबंधित नहीं था। बाल विवाह पर तो रोक 1929 में लगाई गई थी। इससे जाहिर है कि उससे पहले जो होता था कि लोगों की बच्चों की उम्र में किसी व्यक्ति की शादी करा दी जाती थी। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया राइट। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है, हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। तो फिर क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये पुराने समय में होता था, दोनों एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। तो ये भी राइट आंसर है। आपने राजा महाराजाओं के बारे में नहीं सुना है क्या? राजा महाराजाओं में तो ये था ना कि बहुत सारी पत्नियां रख सकते थे। तो डेफिनेटली राइट आंसर तो ये होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों के दोनों सही उत्तर हैं। आपका नेक्स्ट यानी तीसरा पॉइंट है, देश के कुछ भागों में विधवाओं को अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जला कर मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। क्या यह सेंटेंस आपको सही लग रहा है? सेंटेंस को एक बार और पढ़ते हैं, हो सकता है कि कुछ खामी लगे। देखिए, देश के कुछ भागों में विधवा मतलब जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, विधवाओं को अपने पति की चिता के साथ, पति की जो अंतिम संस्कार होता है, जो चिता जलाई जाती उसके साथ जिंदा जलाकर
मार दिया जाता था, मतलब जो जिंदा जलाकर मार दी जाती थी। तो जिंदा जिस लेडी को जला दी जाती थी, तो मार दी गई महिलाओं को सती कहकर पुकारा जाता था और कहा जाता था कि ये सती जो है ये काफ़ी बड़ा शब्द है, सदाचारी महिला है, देवी के रूप में उनको बुलाया था कि ये देवी है जो सती हो गई है। तो देवी सती का रूप कर करके उसको महामंडित किया जाता था, जो कि था तो गलत, लेकिन उस समय बिल्कुल ये होता था और देश के बहुत सारे हिस्सों में ये हुआ करता था। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस प्रकार के महिमा मंडल की समाप्ति हुई थी। ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे अभी तक तीनों ऑप्शन सही है। हमारा चौथा ऑप्शन, देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होती तो वह जल्द ही विधवा हो जाएगी, ऐसा मानना था। क्या बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था? जब लड़कियां स्कूल जाती हैं या जाने लगी, आपने चैप्टर के दौरान ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। आप हमारे वीडियो में देखिएगा, हमने जब भी चैप्टर पढ़ा है वहाँ पर टॉपिक वाइज अलग अलग चीज़ें बताई है। तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा, जब लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। जब लड़कियाँ स्कूल जाने लगी तो बहुत सारे रूढ़िवादी लोगों को बड़ा डर था। भारत के बहुत सारे जो लोग जो रूढ़िवादी सोच रखते थे, यानी पुरानी सोच रखते थे, जो महिलाओं को पाबंदियों में रखना पसंद करते थे, उनकी सोच उनको काफ़ी धक्का पहुँचा। उनको डर था कि अगर ये स्कूल जाने लगी तो फिर ये बिगड़ जाएगी और ये घर के काम काज नहीं करेगी, उनका मानना था। और एक और मान्यता पता नहीं कहाँ से अफवाह फैल गई थी कि अगर लड़कियां पढ़ने लिखने लगी, अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। ये पता नहीं किसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा और इसके पीछे क्या है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस बोला गया था और हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया था। तो चारों के चारों ऑप्शंस आपकी क्या है? 4 के 4 ही ऑप्शंस आपके सही है। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो सकता है? अब देखिए प्रश्न का उत्तर क्या जानना चाह रहा है। निम्नलिखित जो कारण आपने पढ़े हैं अभी, उसमें से कौन सा सही है? तो क्या कोई गलत दिखा आपको? आप बोलोगे सर नहीं, चारों के चारों सही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी ही सही उत्तर होगा। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो देखिए राइट आंसर क्या है आपका? उपरोक्त सभी है। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 नंबर का क्वेश्चन। इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 19वीं सदी के भारत में जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन है उसको हमको यहाँ पर क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर क, ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। तो ये तो सही है, लेकिन पूछ कर रहा है कौन सा सही नहीं है। क राइट आंसर है। ख, व्यापार और महाजन आदि जुड़ी जात या वैश्य कहलाती थी। यह हमने अभी चैप्टर के दौरान हमने कुछ क्वेश्चन में पढ़ा है। एक क्वेश्चन में हमने किया था। तो जो वैश्य होता था उसमें कौन? व्यापारी लोग आते थे, व्यापार करने वाले, महाजन, व्यापार, साहूकार, सूदखोर सब आते थे। ग, फिर उसके बाद आते थे काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार और गांवों को साफ सुथरा रखने वाली जाति आती थी जिन्हें शूद्र कहा जाता था। देखिए ये कुछ हद तक पॉइंट सही है, पूरा नहीं सही है, कुछ हद तक ये पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पर शूद्र में जो जातियाँ है उसमें कुछ जातियाँ नहीं होगी। काश्तकार बुनकर के बारे में लिखा हुआ है, काश्तकार और बुनकर दस्तकार भी कहे जाते थे। और उसके अलावा यहाँ पर अछूतों की बात कही गई थी, लेकिन ये अछूत के बारे में यहाँ पर नहीं रखा गया है। गांव को साफ सुथरा रखने वाली जातियों का जो है नाम भी जिक्र किया गया, ये भी सही है, लेकिन शूद्र में अछूतों का भी यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, इसलिए डाउटफुल ऑप्शन है, इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे फिलहाल। ठीक है, हमारा घ वाला ऑप्शन क्या है? अछूत लोगों को, देखिए ये यहाँ पर भूल गए, वो ये शूद्र में जो आते थे ओरिजिनली अछूत आते थे। अछूतों लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल करने वाले कुओं से पानी निकालने और ऊंची जातियों के आधिपत्य में आने वाले घाट या तालाब में नहाने की छूट नहीं होती थी। तो ये बिल्कुल सही है, इनको ये सब अधिकार नहीं मिलते थे। तो ऑप्शन नंबर घ वाला भी राइट आंसर है। अब जब चारों ऑप्शन सही हो जाते तो फिर हमारा राइट आंसर क्या निकलता? इसलिए हमारा जो डाउटफुल आंसर था वो क्या था? ग वाला, ये गलत आंसर है। यहाँ पर अछूत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पर ये इनके बारे में भी लिखना चाहिए था कि ये जो है क्षुद्र में आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका?
अंग्रेजों ने, अब इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही हम लोग उत्तर करेंगे। अच्छा, आप क्या अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे तो जागरूक हो जाइए और जल्दी से आंसर लिखिए। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अभी तक जो पहले क्वेश्चन करे थे वो सिंपल थे, चलो आपको याद है, लेकिन यहाँ पर सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा। देखिए बात करते हैं, अंग्रेजों ने अपने शासन काल में भारतीय समाज में विधवाओं, बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। मतलब अंग्रेजों ने भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ कानून बनाए थे, अंग्रेजों ने बालकों के जीवन को लेकर कुछ कानून बनाए थे। ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कानूनों का या प्रयासों का सही कालक्रम क्या है। ये पूछना चाह रहा है कि पहले महिलाओं के लिए काम किया कि बच्चों के लिए काम किया। अगर आपको वो तीनों के तीनों कानून पता है तो डेट के साथ पता है तो आप कर पाओगे। जैसे ऑप्शन नंबर क, कि क्या अंग्रेज पहले सती प्रथा लेकर के आए थे, फिर विधवा विवाह लेकर के आए थे, विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाया था, और तीसरा जो आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम लेकर के आया था। या फिर ऑप्शन नंबर ग, पहले विधवा विवाह आया था, या फिर सती प्रथा आया था और उसके बाद तीसरा बाल विवाह आया था। बाल विवाह सबसे आखिर में आया था, तीनों में चारों में है, इसलिए ये तो सही है। क्या पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, या सती प्रथा रोक पर रोक आया था, या विधवा पुनर्विवाह आया था? देखिए बाल विवाह जो आया था वो आया था 1929 में, तो बाल विवाह तो सबसे आखिरी में आएगा। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो बाल विवाह सबसे अंतिम में आया था, तो क और ख अलग ये जो है वो आपके गलत होंगे। सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह पक्ष में कानून, तो ग और घ को मैंने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया था। हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा, अभी इसी चैप्टर के दौरान इसी MCQ में कुछ क्वेश्चन में पढ़ा था। क वाला ऑप्शन देखते हैं, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? देखिए सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो राजा राम मोहन राय साहब के प्रयासों से लगाई गई थी, और इसका जो डेट है वो 1829। और मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको बाल विवाह अधिनियम याद रखना है ना, बाल विवाह को रोक लगाने का अधिनियम, तो आपको सती प्रथा का याद होना चाहिए। सती प्रथा का याद है तो उसके 100 साल बाद हुआ था, तो सती प्रथा हुई थी 1829, 100 साल बाद ये हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है विधवा विवाह के पक्ष में कानून। तो विधवा विवाह का जो कानून था वो कब बनाया गया था? अगर आपको ये पता है तो आप सब कुछ सही कर देंगे। विधवा विवाह, तो विधवा विवाह जो था वो कब लाया गया था? हम इसको देख लेते हैं कि विधवाओं के लिए विवाह का प्रावधान कब किया गया था। तो ये जो लाया गया था, ये लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, और इसकी तारीख है 1856। ठीक है, अब हमारे पास तीनों तारीख आ गए, 1829, 1856 और 1929। तो सबसे पहले आया होगा सती प्रथा, जो कि हमारे पास में है 1829, तो ये तो हमने लिख दिया, चलो 1829। फिर लाया गया था विधवा विवाह 1856, तो ये भी हमने लिख दिया 1856। फिर तीसरा आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम, वो आया था आपका 1929। तो क्या ये पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है? बिल्कुल सही है ना। देखो 29, 56 और 29, तो ये आपको बिल्कुल सही है। मतलब सबसे पहले सती प्रथा लाई गई थी, फिर विधवा पुनर्विवाह लाया गया था, फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था। इसको थोड़ा दिमाग, अगर आपको तारीख नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, एक और ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन, आपको याद रखना बाल विवाह तो सबसे बाद में आया ही था, ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है, तो ध्यान रखिए। अगर विधवा विवाह पहले आ जाता तो सती प्रथा बाद में आ रही, मान लो विधवा पहले ही आपने कर दिया, सती प्रथा बाद में आ रही है, तो सती प्रथा बंद होगी तभी तो विधवाएं बचेंगी, सती प्रथा चालू होगी तो विधवा बचेगी कहाँ? तो पहले इनको खत्म, इस सती प्रथा खत्म करेंगे तभी तो विधवाएं की संख्या बढ़ेगी, और विधवाओं की संख्या बढ़ेगी तो फिर उनके लिए कानून लाना पड़ेगा। ऐसा याद रखोगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप अच्छे से सीधा सीधा तारीखें याद कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बात करता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बंगाल में प्रारंभ हुए समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। बंगाल में समाज सुधार करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है। तो आप पता करें, तय करें कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो पहले हम लोग ऑप्शन तो पढ़ लें कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, कलकत्ता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1830 में।
सही है, हमने पढ़ा भी है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1830 में, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो 1828 लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन तो गलत होना चाहिए। देखिए ऑप्शन गलत नहीं है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी पहले, बाद में 2 साल बाद यही ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हुई और उसकी स्थापना 1830 में हुई थी। तो ब्रह्म सभा 1828 में था, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर क हमारा क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ख की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, राजा राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय देश की पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे। और दूसरा क्या लिखा, जबकि महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो पहली बात तो है कि क्या राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के खिलाफ थे। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, इसी में दूसरा वाला ऑप्शन, इसी ख वाले ऑप्शन में दूसरा वाला जो पोर्शन है, महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसके साथ थे। तो राइट आंसर जो ये ख वाला उत्तर जो है वह गलत है, ये उसके पक्षधर थे, न कि खिलाफ थे। एक तो हमको मिल गया ख। ग वाला ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने परिवर्तन लाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और वे उन्होंने पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। मतलब ने बोला कि लोग जो पुराना व्यवहार कर रहे थे, सती प्रथा, बाल विवाह करवा रहे थे और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा रहे थे, ये सब चीज़ें अब व्यवहार बंद करो, नया व्यवहार सीखो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो नए समाज में चाहते थे, ब्रह्म समाज ऐसा ही कुछ था। ये ग वाला भी राइट आंसर है। घ वाला उत्तर क्या है, घ बोलता है उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिल्कुल, उन्होंने अनुवाद भी किया था, बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद करके लोगों को इस बात का मतलब इल्म दिलाया था, जानकारी दी थी कि देखो प्राचीन ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं ऐसा विधवा को जलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जो आप लोग करते हैं हमारे समाज में, हिंदू समाज में कुछ जातियाँ, ये व्यवस्था थी कि अगर स्त्री का पुरुष जो पति है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी चिता में बैठ करके उसको आत्मदाह करना पड़ता था, जिसे सती प्रथा कहते थे। उन्होंने बोला कि ये कोई जिक्र है ही नहीं, ग्रंथों में भी उन्होंने लिखा, ग्रंथों में नहीं है, तो उन्होंने हवाला देते हुए सिद्ध भी कर दिया। ये बिल्कुल सही ऑप्शन था, तो घ इज दी भी राइट हो गया। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा दिख रहा है आपको? आपको सही नहीं दिख रहा है, ख वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सही नहीं है। देखो आप जरा इसको अच्छे से, ख वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्या है कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के विरोध में थे, तो विरोध में नहीं थे, वो पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। तो विरोध की जगह क्या आएगा, पक्षधर थे, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ख इज द राइट आंसर। आपके सामने है, ख इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय साहब पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। 26 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज सुधारक के सुझाव को मानकर अंग्रेजों ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया था। इस तरह का प्रश्न एक बार पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं वो आदमी कौन था, वो इंसान कौन था जिसके प्रयास से अंग्रेज सरकार ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। क्या वह व्यक्ति, ऑप्शन नंबर क, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ख, क्या वो व्यक्ति केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर ग, क्या वह व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस थे। या ऑप्शन नंबर घ, क्या वह व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो मैं आपको बता दूं कि वह व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ चुके थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वह व्यक्ति थे जिन्होंने यह काम किया था। ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर 26 का। ठीक है, हमको मिल गया इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 पढ़ते हैं कि प्रश्न क्रमांक 27 में आखिर लिखा क्या है। प्रश्न क्रमांक 27 बोलता है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में, मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब ये आपका इंडिया है, ये इंडिया के साउथ में एक प्रेसिडेंसी होती थी, इसको बोलते थे हम लोग मद्रास। ये मद्रास बहुत बड़ा होता था, ठीक है।
ये बोलते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी वाला इलाका जो है वो आता था आपका, तेलुगु भाषी बोल रहे हैं तो ये वाला ऊपर वाला इलाका आता था, जिसको हम लोग आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो थे वो इसमें आते थे, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यही है। अब विधवा विवाह के समर्थन में उन्होंने एक संगठन बनाया था। किस समाज सुधारक व्यक्ति ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था? 4 ऑप्शन आपके पास में है। श्री नारायण गुरु जो थे ये तो आपको मिलेंगे केरल के व्यक्ति थे, और वीरेशलिंगम जो थे ये आंध्र प्रदेश के थे, और जो बचे हुए हैं ईवी रामास्वामी नायकर, इनका संबंध कहीं ना कहीं तमिलनाडु से था। तो जो ऑप्शन है आपका कि मद्रास प्रोविंसेस के तेलुगु भाषी में, तमिल बोलते तो मैं अभी ईवी रामास्वामी कर देता, लेकिन तमिल नहीं, उन्होंने तेलुगु बोला, और तेलुगु मतलब आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में बोली जाती तेलुगु। तो राइट आंसर क्या होगा? वीरेशलिंगम पंतलु, या पतलू या पंतलु लिखा हुआ है एक्चुअल में इसका, पंतल या पंतलु। तो वीरेशलिंगम साहब व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, रैलियां निकाली कि ये तो होना चाहिए, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो वीरेशलिंगम का साहब का नाम भी यहाँ पर शुमार है, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ इंडिया में शुमार था। क्वेश्चन नंबर 28। अब जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें कुछ बारीकियां भी देखनी पड़ेगी, छोटे छोटे बारीक शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने उस ऑप्शन को पकड़ लिया तो आपका उत्तर हो जाएगा सही, और आप अपने कमेंट सेक्शन में पहले अपना सही उत्तर जरूर प्रेषित कर दें। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि आर्य समाज की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्य समाज का संबंध किससे था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहली बात, सन 1885 में आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? दयानंद ने। दयानंद मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनका शॉर्ट में नाम लिख दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन ऑप्शन में इसको पकड़ो, 1885 में तो कांग्रेस बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की नहीं। जबकि आर्य समाज की स्थापना इससे 10 साल पहले ही हो गई थी, 1875 में। तो आर्य समाज बना था 1875 में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है पहला वाला, वो क्या है? वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का बिल्कुल प्रयास किया, वो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म से संबंधित ही था, तो हिंदू समाज को सुधारने के लिए प्रयास किया। ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का प्रचलन समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन करने वाले बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी विधवा विवाह का पूरा समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी सही है। बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। आर्य समाज ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल स्कूल खोले थे, लेकिन यहां पर यह ऑप्शन गलत इसलिए मानूंगा क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में नहीं खोले थे। आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए के प्रयास के क्रम में लड़कियों के लिए स्कूल महाराष्ट्र में नहीं खोले थे, इन्होंने खोले थे पंजाब में। तो पंजाब में आर्य समाज ने, चैप्टर पढ़ना अच्छे से लिखा हुआ है, पंजाब में आर्य समाज ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले थे। तो सीधी सी बात है कि यह ऑप्शन भी आपका हो गया गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गलत। तो अब आप थोड़ा देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, फिर हम लोग उत्तर पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? 28 क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन जो है वो गलत दिख रहे हैं, 2 जो सही दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि इसका उत्तर क्या पूछा जाए कि कौन से ऑप्शन सही है, तो हमारा उत्तर होगा दूसरा और तीसरा सही है। लेकिन कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हमारा उत्तर होगा पहला और चौथा ऑप्शन गलत है। तो सही और गलत दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे पास में है। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहला और चौथा गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। देखिए, एक तो ये गलत था हमारा,
ठीक है, पहला वाला 1885 नहीं 75 था वो। और दूसरा महाराष्ट्र की लड़कियों के लिए स्कूल नहीं खोले जबकि उन्होंने पंजाब के लिए खोले। तो पहला भी गलत, चौथा भी गलत। और वो पूछ के रहा है कौन कौन से गलत है, तो पहला भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो आपको दिख गए होंगे। राइट आंसर आपका क्या है, ख इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई आपको। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। इसमें दो कथन दिए गए, एक्चुअली एक कथन दिया गया और दूसरा कारण दिया गया है। तो ये कथन है और दूसरा है कारण। ठीक है, जब आपके सामने एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उसको करना कैसे है। पहला जो होता है वो कथन होता है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया होगा। दूसरा उस कथन से जुड़ा हुआ कारण, कि जो कथन लिखा गया वाकई में कारण उसी का कारण है कि नहीं है। जैसे मान लो कि मैं आज स्कूल नहीं जा पाया, कथन, और कारण है क्योंकि आज बारिश बहुत तेज हो रही थी। अगर मेरे स्कूल नहीं जाने का कारण वाकई में बारिश होगा तो कथन का स्पष्टीकरण कारण बिल्कुल सही है। बात समझ में आई। इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। 19वीं सदी में पढ़ने निकलने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। ये तो बिल्कुल कथन सही है, हमने पढ़ा भी था। 19वीं सदी में बहुत कम महिला पढ़ती थी और जितनी महिला पढ़ती थी वो भी स्कूल नहीं जाती थी। वो अपने पति और पिता जो पति जो है वो उदार चरित्र वाले, मतलब इतने अच्छे थे कि वो पढ़ने के लिए अलाउ कर देते थे। तो लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, तो घर पे ही उनको पढ़ाया जाता था देख रेख में। क्यों ऐसा करते थे वो, उसके पीछे कारण क्या है। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन कारण जो है ये सही है। इसी कारण की वजह से घर में पढ़ाना पसंद करते थे। इसका मतलब साफ है, कथन भी सही कारण भी सही। अब इसका उत्तर देखते, उत्तर कैसे आते हैं। इस तरीके के आपके कूट लिखे जाएंगे। कौन सा उत्तर, सही उत्तर का चयन कीजिए। डेफिनेटली हमने कथन भी सही माना और कारण भी सही माना। पहला क्या है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल सही है, हमारा सही होना चाहिए। और 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। क्या 2 की वजह से 1 हुआ है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सही तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है, परंतु 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये सही स्पष्टीकरण है इसलिए गलत है और ये सही हो गया। मतलब ये स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि वो कारण जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ख गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर क ही आपका राइट आंसर होगा। तो आपके सामने आ गया ऑप्शन नंबर क इज दी राइट आंसर। बात समझ में आई। क्योंकि जो कथन है, एक बार फिर से कथन देखो तब समझ में आएगा। 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिला अपने उदार विचार वाले पति और पिता की देखरेख में घर में ही पढ़ाया जाता था उनको। उसका कथन क्या है, कारण क्या है। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था, इसलिए बहुत सारे लोग मानते थे कि लड़कियां बिगड़ जाएगी। स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 19वीं सदी में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब 19वीं सदी में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या थी या मुस्लिम महिलाओं के में जो बदलाव आया उसको लेकर के प्रश्न है। तो आइए पढ़ते हैं पहले ऑप्शंस और फिर समझते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन आपका, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार। कुलीन का मतलब होता है राज घराने से जो ऊपरी तबके के जो लोग होते हैं या उच्च जातियों के लोग होते हैं, राजघरानों से संबंध इसका होता है। वो कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। मतलब उत्तर भारत की जो महिला, जैसे भोपाल की ही बेगमों की बात कर लें तो भोपाल की जो रियासत थी उनकी बेगम जो थी वो भी पढ़ना शुरू कर दी थी। तो कुरान की जो आयतें थी वो पढ़ना शुरू की उन्होंने। उन्हें घर पर ही पढ़ाने की शिक्षाएं रखी जाती थी। शिक्षिकाएं मतलब जो पढ़ाने वाली महिला टीचर होती थी वो उनके घर पर रखी जाती थी ताकि उनको अरबी भाषा की कुरान पढ़ाई जाए। मतलब पढ़ने लिखने का ट्रेंड शुरू हुआ था 19वीं सदी में। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि ऐसा हुआ था। दूसरा, मुमताज़ अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। तो बिल्कुल मुमताज़ अली ने ये बिल्कुल हवाला दिया था इस बात का। उनका नाम भी मुमताज़ अली था और ये हवाला उन्होंने ही दिया था। ऑप्शन नंबर 3 है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में
मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो इन्होंने स्कूल खोले थे मुस्लिम लड़कियों के लिए, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है, उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर क्या है कि सही उत्तर का चुनाव करे। तो सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने तीनों ऑप्शन राइट लगाए हैं। तो सारी की सारी बातें सही हैं। रुकैया सखावत हुसैन जो महिला थी, उन्होंने भी पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए थे। मुमताज़ अली ने जो है वहाँ पर उन्होंने मुहिम चलाई थी, उन्होंने वो हवाला दिया था कुरान की आयतों का कि भाई महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए। उसके अलावा कुलीन परिवार की जो महिला थी, उनको घर में ही अरबी भाषा में जो कुरान शरीफ होती थी उनको पढ़ना उन्होंने शुरू किया था। तो ये बिल्कुल सटीक उत्तर था। आपका क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट होता है और क्वेश्चन 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में मौजूदा सामाजिक फर्क की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसने यह किताब प्रकाशित की। दोबारा से पढ़ लें उसको कि ब्रिटिश काल में किताब लिखी गई थी, इसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और स्त्रियों के बीच मौजूदा सामाजिक भेदभाव फर्क की आलोचना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन या किसके द्वारा यह किताब प्रकाशित की गई थी। उत्तर आपका क्या होगा, क्या बेगम रुकैया सखावत वो महिला थी जिसने ये प्रकाशित की थी। ऑप्शन नंबर 2, क्या पंडिता रमाबाई वो महिला थी जिसने ये पुस्तक लॉन्च की थी। क्या ताराबाई शिंदे थी या फिर मुमताज़ अली थी। तो देखिए, वो जो महिला जिसने ये किताब प्रकाशित की थी, स्त्री और महिलाओं के बीच में सामाजिक भेद की आलोचना की थी कि आप जो है भेदभाव करते हो, और वो की थी ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे वो महिला है जिसने किताब का मोचन किया था, किताब का प्रकाशन किया था, और उसमें इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई के भारतीय समाज की महिलाओं के प्रति विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंडिता रमाबाई के जो विचार थे भारतीय समाज को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, उस विचार से संबंधित कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं। उन ऑप्शंस को पढ़ते और देखते कि सही क्या है गलत क्या है। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म की महिलाओं का दमन करता है। हिंदू धर्म जो है महिलाओं का दमन करता है, ये उनका बिल्कुल मानना था कि ये धर्म की वजह से हो रहा है। और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। वो हिंदू महिलाओं की ऊंची जाति के होने के बाद भी महिलाओं की हालात सही नहीं थे। उनने उनकी दुर्दशा के बारे में किताबें भी लिखी, लेख लिखे। ये बात बिल्कुल सही है। पंडिता रमाबाई की जो बातें हैं ये सही थी। ऑप्शन नंबर 2 है, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। ये बिल्कुल सही था, स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे सहारे वो अपनी रोजी रोटी भी चला सके। मतलब महिलाओं को वहाँ पर ये विधवा गृह एक खोला गया था, वहाँ पर, कहाँ पर, पुणे में। तो यहाँ पर उन्होंने महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जिससे वो आत्मनिर्भर बने। पंडिता रमाबाई का मानना था कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो अत्याचार तो आपके साथ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप निर्भर हो। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अपना काम खुद कर लेते हो, आप किसी पर निर्भर नहीं हो, आपका खुद का सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसा करना आपके लिए सही रहेगा, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम यहाँ चलाया था। ये बिल्कुल सही था। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगले कुछ ऑप्शन है या सीधा उत्तर है, तो देख लेते हैं। हमारे सीधे उत्तर में आते हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो क्या हमने अभी तक कोई असत्य कथन देखा है? भाई हमने तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य देखे हैं। तो देख लेते हैं, केवल एक कथन असत्य है क्या? नहीं, एक कथन नहीं, बल्कि दोनों के दोनों सत्य हैं। केवल दूसरा कथन असत्य है क्या? ये भी गलत है। 1 और 2 दोनों असत्य है क्या? तो ये भी गलत है। न तो एक सत्य है न ही दूसरा सत्य है, तो दोनों के न तो एक असत्य है और न ही दूसरा असत्य है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? सही है। तो न तो 1 न 2, ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा। क्या आपने कमेंट सेक्शन में इसी उत्तर को चुना है? अगर आपने इसी उत्तर को चुना, देखिए
इस तरह के क्वेश्चन क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमको मनी मन लगने लग जाता है कि यहाँ असत्य नहीं, यहाँ पर शायद सत्य लिखा होगा और ऐसा सोच करके वो इसको ऑप्शन को टिक कर देंगे। ऐसा नहीं है, न तो एक असत्य है और न ही दूसरा असत्य है, तो राइट आंसर घ है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है कि 20वीं सदी में महिला अधिकारों को लेकर हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 20वीं सदी में महिला अधिकारों को लेकर कुछ प्रयास हुए थे, उन प्रयासों की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कि 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। तो महिलाएं 20वीं शताब्दी में ये कर रही थी, क्या कर रही थी? महिलाओं के लिए, मताधिकार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए कानून बनाने के लिए महिलाएं राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर रही थी, जो कि बिल्कुल सही था। तो 20वीं सदी में महिलाओं ने, ये पहला ऑप्शन सही था, ये किया था। हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। हम बिल्कुल आराम से पढ़ते ताकि आपके दिमाग में एक एक शब्द घुसे और समस्या ना हो। तो ख वाला ऑप्शन क्या है? कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 1920 के बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने इसमें शामिल हुई। वो महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं के नाम जैसे सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा, है ना, आपने इनके नाम सुने होंगे, विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो थी वो यहाँ पर आई थी। यानी 1920 के बाद उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया, समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। और भी महिलाएं हैं, मैं केवल कुछ का नाम ले रहा हूँ, जिनके याद थे उनके नाम ले दिए। और भी बहुत सारी महिलाएं थी जिनने इसमें प्रयास किया। तो ये भी आपका क्या हो गया? सही वाला उत्तर हो गया। तो इनने ऐसा प्रयास किया था। अब देखते हो पूछना क्या चाह रहा है, कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो कौन सा उत्तर सही नहीं है? तो दो तो हो गए हमारे जो सही थे। तीसरा देख लेते सही कौन सा नहीं है, ग वाला। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने, दोनों का नाम हमने पढ़ा भी है चैप्टर में, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिकार, अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। तो ये दोनों के दोनों महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता और ज़्यादा से ज़्यादा समानता की बात करते थे, अधिकारों की बात करते थे। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। अभी तक हमें गलत मिला नहीं, हमें गलत ढूंढना है। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया, इन्हीं नेताओं की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने से पूर्व ही सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो देखिए ये घ वाला ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए है क्योंकि ये पूर्व नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? स्वतंत्रता मिलने के बाद सभी महिला और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार दिया जाएगा। स्वतंत्रता मिलने के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने से के बाद ही सबको ये दोनों अधिकार मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर बैठता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ख इज द राइट आंसर। ये ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि सही नहीं कौन सा नहीं। ये सही इसलिए नहीं क्योंकि पूर्व लिख दिया, ये बाद वाली बात है। प्रश्न क्रमांक 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 पढ़ते जरा कि क्या है, उसके बाद इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। 34 प्रश्न बोलता है कि ब्रिटिश काल में बाल विवाह के विरुद्ध बने कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है ये किस कानून से जुड़ा हुआ है? ये बाल विवाह के कानून से जुड़ा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं कि बाल विवाह से संबंधित कानूनों में क्या वाकई में वो बातें लिखी हुई जो यहाँ पूछी गई हैं। तो नंबर 1 पहला ऑप्शन, केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसदों के द्वारा प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो क्या वाकई में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया? तो डेफिनेटली ये सही उत्तर इसलिए है क्योंकि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा, इस कानून के अनुसार 16 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल लड़के और लड़कियों के लिए कर दी गई थी।
दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन में दूसरा पॉइंट यहाँ से बाद में उसकी उम्र 21 और 18 कर दी गई, ये सही है। लेकिन जो पहले लिखा हुआ ना कि लड़के की उम्र 18, ये 18 नहीं थी, कितनी थी, 16 नहीं थी, 18 थी, और 14 की बजाय यहाँ कितनी थी, 16 थी, ये पहले बनाया गया था। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अब हमको देखना है यहाँ क्या सही है, कौन सा कथन सही है। तो केवल और केवल एक, यानी पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन हमारा गलत था। तो राइट आंसर क्या आ गया, केवल एक कथन यहां पर सही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते, 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। मतलब किन किन लोगों ने प्रयास किया, क्या नहीं किया, उस समय जाति को लेकर के सुधार किए गए थे, उन लोगों के बारे में पढ़ना है। पहले, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय साहब ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाला, बिल्कुल राजा मोहन राय जाति व्यवस्था की आलोचना करते थे, और उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद भी किया। पुराने ग्रंथों का अनुवाद करके उन्होंने जो है लोगों के बीच रखा और कहा कि भाई देखो, यहाँ पर सती प्रथा जो है ये बिल्कुल बैन है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद नहीं किया था, ये नहीं किया था, उन्होंने तो बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था, बुद्ध वाले बौद्ध ग्रंथ। तब आपको लग ही गया होगा कि ये ऑप्शन तो आपका हो गया गलत, ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिकता पर जोर दिया, तो बिल्कुल उन्होंने ये सही किया था, यही किया था। जाति के उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। परमहंस मंडली 1840 में गठित की गई थी, आप और हम दोनों जानते हैं। 1840 में की गई परमहंस मंडली, तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। अब देखते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला गलत है तो दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर आपका है ख इज द राइट आंसर। मिल गया आपको आंसर। आप अच्छे से ऑप्शन पढ़े तब आपको सही समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो युग्म है इस पर विचार कीजिए कि कौन सा युग्म सही या गलत है। तो पहला आपका युग्म बोलता है मदिगा समुदाय। ये मदिगा समुदाय कहां पर था, ये आंध्र प्रदेश में था क्या, महार समुदाय क्या महाराष्ट्र का है, और दुबला समुदाय क्या असम का है। इनमें से एक गलत है, क्योंकि हमारे पास में एक एक ऑप्शन है, या हो सकता है सारे के सारे सही हो। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश में था, ये राइट है। ये बिल्कुल सही है कि महार समुदाय महाराष्ट्र में था, क्योंकि खुद बी आर अम्बेडकर भी इस समुदाय से बिलोंग करते थे। और लास्ट समुदाय आपका दुबला समुदाय, ये दुबला समुदाय असम में नहीं था, ये था आपका गुजरात में, गुजरात का समुदाय था, गुजरात में हुआ करता था, तो गुजरात का समुदाय। तो दुबला समुदाय गुजरात में था, असम में नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो क्या बोला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तीसरा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, तीसरा इज द राइट आंसर। और समझ में आया, ग इज द राइट आंसर, गुजरात में है, इसको सही कर लेना। तो 36वां क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल हो गया सही। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की ओर। 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए जो भी हुआ उसको लेकर विचार करना है। निचले जो नीचे दिए गए जितने भी कथन है उसको देखना है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका, जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत की। जातीयता के विरुद्ध, क्या सनातनी आंदोलन आपने पढ़ा है, घासीदास के बारे में हमने पढ़ा भी था। उन्होंने जो जूते बनाने वाले, चमड़े का काम करने वाले कामगार थे उनको इकट्ठा किया था, और जातिवाद के विरुद्ध, जो जातिगत प्रथा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन बनाया था। तो जो घासीदास ने जो बनाया था सतनामी, सनातनी, क्षमा करें मैंने सनातनी बोल दिया था, अभी मैं इसको सही कर देता हूँ, ये सतनामी आंदोलन है, ठीक है। तो सतनामी आंदोलन शुरू किया था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, राइट आंसर।
तो ऑप्शन नंबर 1 तो राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी बंगाल में अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ एक बार फिर से, वही तो सबसे बड़ी गलती जो हमसे होती है, यानी जब हम लोग पढ़ते हैं तब ये गलती जो करते हैं वो पूरा समझते हैं कि क्या गलती होगी। अब देखिए ये पहला ऑप्शन मैंने अभी सही कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक गलत चीज़ जो है हमने नोटिस नहीं की है। यहाँ पर लिखा हुआ दक्षिण भारत में, और हम लगे पढ़ना भूल गया। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। भारतीय जाति भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। दक्षिण भारत में नहीं किया था, ये तो मध्य भारत में किया था। ये आप एक बार फिर से दोबारा पढ़ के देखिएगा, आपको मिलेगा मध्य भारत में आंदोलन शुरू किया गया था। तो देखो कितना बारीक चीज हम लोग पकड़ नहीं पाए थे। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये मध्य भारत की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मंतुआ पंथ ने, हरिदास ठाकुर का जो मंतुआ पंथ था, उनने निम्न जाति के चांडाल काश्तकार के बीच में काम किया था। बिल्कुल ये हरिदास साहब के जो मंतुआ पंथ थे उनने किया था, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा, सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। उन्होंने बोला जाति में समानता होना चाहिए, इसको लेकर के सत्य शोधक समाज ने ये मुहिम चलाई थी, और ये भी आपका ऑप्शन हो गया राइट। अब देखते हैं कि आपका आंसर क्या पूछना चाह रहा है। पहला गलत है दोस्तों, दो राइट है, ध्यान रखना। पूछ के रहा है कौन सा सही है, तो एक तो गलत है, 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सही, यानी ख इज द राइट आंसर। ख वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो आपने समझा यहाँ पर कि ख आंसर जो है वो सही है, मतलब सही है दोनों के दोनों, यानी दूसरा और तीसरा सही है। जबकि पहला जो घासीदास के बारे में पूरा सेंटेंस सही था दोस्तों, लेकिन उसने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, मध्य भारत की जगह दक्षिण भारत लिख दिया था, जो कि सही नहीं था। तो अब बढ़ते हमारा अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये गुलामगिरी नाम की किताब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, और गुलामगिरी क्या है इसको लेकर के बड़ा सा टॉपिक हमने भी इस पर डिस्कस किया था चैप्टर में, आपको पता होगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये अमेरिकी लोगों को समर्पित है, ये हमने पढ़ा था। अमेरिका में दास प्रथा चलती है, वहाँ पर काले लोगों को गुलाम बनाया जाता था और गोरे लोग मालिक होते थे। ये पुस्तक उन लोगों को समर्पित की थी, उस व्यक्ति ने जिसने लिखी थी, कि जिन लोगों ने इन लोगों को जो है आज़ादी दिलाई, मुक्ति दिलाई, उन लोगों को समर्पित थी। अब ये गुलामगिरी का संबंध अमेरिकी दास प्रथा से था, तो फिर इंडिया के लिए क्यों लिखी गई थी। ये तो गुलामगिरी हिंदी शब्द लिख रहा है। इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले साहब। ज्योतिराव फूले साहब ने किताब लिखी थी। गुलामगिरी नाम की किताब में वो लिख करके ये बताना चाहते थे कि अमेरिका के काले गुलाम की दुर्दशा भारत में निचली जातियों की दुर्दशा के जैसी ही है। तो जैसे अमेरिका में काले गुलाम की दुर्दशा थी, वहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। आप अगर उसकी कहानी पढ़ लोगे ना, ऐसे फोटो या वीडियो ही देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के लोग थे वहाँ पर। लोगों को, यहाँ तक कि इंसानों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। अफ्रीकन ब्रीड के जो लोग होते थे, अफ्रीकी लोग ज़्यादातर थे वहाँ पर, या अमेरिका में ही जो काले लोग हुआ करते थे उनके साथ ये होता था। काले और गोरे का भेद बहुत चलता था, पहले रंग भेद की नीतियाँ होती थी। उसके लिए उन्होंने लिखा था किताब गुलामगिरी कि भारत में भले ही एक काले गोरे वाला सिस्टम नहीं चलता हो, लेकिन जाति प्रथा हमारे देश की वैसी ही है जैसी अमेरिका में काले और गोरे के बीच में जो भेद है, इसलिए उसने उसको जोड़ के लिखा था। तो राइट आंसर क्या आपका, ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं, अच्छे से आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कोई गलती ना हो जाए। निम्न जाति के नेताओं में सबसे मुखर ज्योतिराव फुले के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ज्योतिबा फुले को लेकर है, इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन नंबर 1, 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने खुद के प्रयासों से शिक्षा प्राप्त की। 1827 में बिल्कुल ज्योतिराव फुले साहब का जन्म हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने खुद के प्रयासों से शिक्षा पाई, ये गलत है। उन्होंने ईसाई मिशनरियों की सहायता से शिक्षा पाई थी।
तो ईसाई मिशनरियों की सहायता से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। किन्होंने? ज्योतिराव फुले ने। इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, जहां पर लिखा है कि खुद के प्रयास से नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ख है, उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोल दिया। इन्होंने ब्राह्मणों के दावे पर खुलकर हमला बोल दिया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने बोला कि ये औरों से श्रेष्ठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आर्यंस हैं। किन्होंने बोला? ये खुद ज्योतिबा फुले ने बोला। उन्होंने बोला कि आर्यंस जो ब्राह्मण ये आर्यंस की संतान है, ये ऐसा बोलते हैं वो कि ये आर्यंस की संतान है और इन्होंने ही हमको प्रताड़ित किया है। जो यहाँ के मूल निवासी थे द्रविड़ नस्ल के, उनको यहाँ से उनके ऊपर शासन किया, पराजित किया और अब उन्हें निचली जाति का घोषित करके उनसे अछूत का व्यवहार करते हैं। तो ये ब्राह्मण थे। तो उन्होंने बिल्कुल सही तर्क दिया था, ये भी इसका सही तर्क था। तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर ग क्या है? ऑप्शन नंबर ग है, फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी में असली वारिसों यानी मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना दिया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए आर्य विदेशी थे जिन्हें यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। ये बात बिल्कुल सही है, इनने बोला था ऐसा। उनका मानना था कि जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच व निम्न जाति वाले मानने लगे थे। घ वाला ऑप्शन भी आपका सही है। अब देखते हैं, बिल्कुल नीची जाति वाले मानने लगे थे क्योंकि पराजित जनता थी। अब देखते हैं कि इसका उत्तर क्या। तो ये जो सही उत्तर नहीं है, क्या लिखा था? सही उत्तर नहीं है। तो हमारा जो क है वही सही उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, उन्होंने खुद के प्रयासों से नहीं बल्कि ईसाइयों के प्रयासों से, ईसाई मिशनरियों की हेल्प से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न क्रमांक 40 क्या बात करता है? प्रश्न क्रमांक 40 बोलता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके द्वारा चलाए गए मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में, डॉक्टर BR अम्बेडकर और उन्होंने मंदिरों में प्रवेश को लेकर के कुछ आंदोलन चलाए थे, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विचार है सही है वो पता कीजिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं सदी के वह नेता थे, दलित नेताओं में से एक थे, जिन्होंने ज्योतिराव फुले, जो ज्योतिबा फुले थी, उनकी लिगेसी को आगे बढ़ाया था। वो जिस तरह की बात करते थे वो भी वही बात करते थे, ये समानता की बात करते थे और मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जा रहा था और सार्वजनिक पानी को भरने से रोका जा रहा था दलित जातियों को। इन्होंने मंदिरों में प्रवेश किया और पानी भरा, तो ये वाकया हुआ था। पंडित पुजारी बहुत आग बबूला भी हुए थे कि यार इन्होंने ये गलत किया है, लेकिन उन्होंने आंदोलन चलाए थे और 3 चलाए थे, एक नहीं। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, बिल्कुल महार, ये महाराष्ट्र की महार जाति है जिसमें वो पैदा हुए थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, स्कूल की पढ़ाई में तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें हुई थी, नीचे बैठना पड़ता था, नल का पानी नहीं पी सकते थे। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप एक तरह की छात्रवृत्ति होती है कि आपको अमेरिका जाना है, खर्चा सरकार उठाएगी, तो उस पर वो पढ़ करके अमेरिका जाके पढ़ के आए, ये अच्छा हुआ। नेक्स्ट था 1619 में वह भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। बिल्कुल, उन्होंने ऊंची जातियों की जो सत्ता है, जो संरचना है हमारे भारत देश की, जो ऊंची जातियाँ टॉप पर रहेंगी, नीची जातियों का एक्सप्लोटेशन कर रही हैं, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। लेकिन ये भारत वापस 1916 में नहीं लौटे थे, इसलिए ऑप्शन गलत है। 1919 में भारत वापस लौटे थे, इसलिए ऑप्शन तो गलत है। ये सही है तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन, सन 1926 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये पॉइंट पूरा सही है लेकिन सन गलत है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने मंदिर प्रवेश आंदोलन जो शुरू किया था वो 1927 से लेकर 1935 तक शुरू किया था। ये तब तक 3 आंदोलन हुए थे। तो राइट आंसर है कि 1927 से 35 तक अंबेडकर साहब ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी 2 गलत हैं। तो देख लेते हैं कि उत्तर में क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो 2 और 3 गलत है, पहला सही था और 2 और 3 गलत था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग इज दी राइट आंसर। फिर दूसरा और तीसरा गलत ऑप्शन थे। समझ में आ गया आपको?
नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ था। गैर ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, उन लोगों ने आंदोलन किया था। तो गैर ब्राह्मण का आंदोलन शुरू हुआ था, उससे संबंधित एक व्यक्ति है जिनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं, एक एक करके कथन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण से संबंधित ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि ईवी रामास्वामी जो साउथ इंडिया के एक व्यक्ति थे और उनके बारे में कुछ कथन कहेंगे। तो आइए कुछ कथन पढ़ते हैं कि वो क्या क्या कथन थे। नंबर 1, इन्हें पाटीदार के नाम से भी जाना जाता था। तो क्या ये सही है? तो ईवी रामास्वामी का जो नाम था वो क्या था? क्या इन्हें पाटीदार के नाम से जाना जाता था? पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। इन्हें पाटीदार के नाम से जाना जाता था। अपने प्रारंभिक जीवन में उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। अपने प्रारंभिक जीवन में इन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये पाटीदार सही नहीं है। इसकी जगह क्या आएगा? पेरियार। इनको पेरियार नाम से जानते थे, तो पेरियार नाम का इनका नाम रखा गया था, पेरियार साहब बोलते थे। तो राइट आंसर क्या है? पेरियार है, नहीं है, ये पाटीदार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, जब ऑप्शन नंबर 1 है वो तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। वे कांग्रेस के सदस्य भी बने, परंतु जातिवाद से हताश होकर पार्टी छोड़ दी। मतलब वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे नायकर साहब, ये पेरियार साहब। तो पेरियार साहब ने क्या किया भाई, उनको लगा कांग्रेस बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कांग्रेस में उनको दावत बुलाया गया, खाने की दावत पे। वहाँ पेरियार साहब क्या देखते हैं, चूँकि पेरियार साहब एक गैर ब्राह्मणवादी निचली जाति से बिलोंग करते थे, वो नेता थे, उनके दलित नेता थे। अब क्या हुआ कि इनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था कर दी और ऊंची जाति के लिए अलग कर दी। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी होने के बाद भी ये व्यवस्था वहाँ पर उनको देखने को मिली, तो उससे वो हताश हो गए कि जातिवाद यहाँ पर भी खत्म नहीं हो रहा है। उनने वहाँ से उसको कांग्रेस को छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अछूतों के हितों का ध्यान रखते हुए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बोला कि अछूतों को अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, हम ऊंची जातियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके लिए लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने एक स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर 4, ये हिंदू वेद पुराणों के समर्थक थे, लेकिन जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। तो दोस्तों, ये हिंदू वेद पुराणों के भी समर्थक नहीं थे और जाति व्यवस्था के बिल्कुल कट्टर थे। ये सही था, लेकिन आगे का गलत है, इसलिए पूरा ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। अब देखिए, 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही हैं। तो देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही थे, बाकी सब गलत है। तो 2 और 3 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ख, ये सही है। तो राइट आंसर भी क्या होगा? ख इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब 1 वाले खाने से 2 वाले खाने को हमको जोड़ना है। क्या करना है? मैं इधर लिख सकता हूँ, जैसे ए है तो ए के सामने मैं लिख दूंगा जो भी राइट आंसर होगा। बी है, बी के सामने उसका राइट आंसर लिख दूंगा। सी है, सी के सामने उसका राइट आंसर लिख दूंगा। डी है तो डी के सामने उसका राइट आंसर लिख दूंगा। और ई है आखिरी, जो उसके सामने जो मैं आपका उसका राइट आंसर लिख दूंगा। ये तो जो भी होगा मैं राइट आंसर लिखता चला जाऊँगा। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कब बनाया गया था? ये डेट आपको रखनी पड़ेगी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय साहब ने की थी। राजा राम मोहन राय साहब ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1830 में की गई थी, सन 1830 में। इसका मतलब ए का जो राइट आंसर क्या है वो है आपका 5। ठीक है। दूसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने कब की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य था वो था निस्वार्थ सेवा भाव। और ये इसकी स्थापना की गई थी 1897 में, 1897 में। ठीक है। तो इसकी स्थापना 1897 में, मतलब 2 का बी का ऑप्शन क्या है? राइट आंसर 1 है, 1। तीसरा आपका प्रार्थना समाज।
आत्माराम पांडुरंग साहब ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग साहब की ये प्रार्थना समाज में जो उनका मोटिव था, उद्देश्य था, वो क्या था? आत्माराम पांडुरंग साहब बोलते थे कि विधवा पुनर्विवाह चालू होना चाहिए। वो बोलते थे कि महिलाओं को शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए, बाल विवाह पर भी रोक लगाना चाहिए, ऐसी कुछ बातें बोलते थे। लेकिन ये बनी कब थी? 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। तो प्रार्थना समाज का जो राइट आंसर वो क्या है? 1867। नेक्स्ट है वेद समाज। वेद समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, जो कि राजा राम मोहन राय से काफ़ी तरह से इंस्पायर्ड थे, ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, और ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर के केशव चंद्र सेन ने अपना एक वेद समाज शुरू किया था दक्षिण भारत में, और वो शुरू किया था 1864 में। इसलिए सी का हमने प्रार्थना समाज का 1867 किया, मतलब 2, और डी वाले का वेद समाज का तीसरा वाला सही है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देंगे 3। बचा हुआ आखिरी हिंद सिंह सभा, वो तो आपको पता ही है, बचा हुआ वही है 1873। 1873 में सिंह सभा का आयोजन किया गया। लेकिन ये क्या है? अमृतसर में सिंह सभा का आयोजन किया गया था, मतलब गठन किया गया था। एक्चुअल में 1870 के दशक में ये सब कुछ हुआ था। वह था कि जो पुरानी प्राचीन अंधविश्वास सिख धर्म में चल रहे थे, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था, उसके लिए था। तो उसका ऑप्शन क्या हो गया? 4। अब देखो 5, 1, 2, 3, 4, ये वाला ऑप्शन मिल गया तो सही होगा आपका। ये हमने बिल्कुल सही से किया है। अब देख लेते हैं कि किसका क्या किया गया था, है ना। तो इसको पहले मैं मिटा दूं। अब देखो मेरा है ए का क्या सही ऑप्शन है? ए का जो सही उत्तर है वो है 5, है ना। तो ए का 5 कहाँ मिल रहा है? ए का 5 मिल रहा है यहाँ, ए का 5 मिल रहा है यहाँ। तो ख और घ दोनों हो सकते हैं अभी। फिर मुझे बी का क्या मिल रहा है? 1। तो बी का मिल रहा है यहाँ पर 1, यहाँ बी का मिल रहा है यहाँ पर, कहीं पर भी 1 नहीं मिल रहा है, खाली यहाँ पर मिल रहा है। तो बी का 1 जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ये आपका ये वाला है, ये घ वाला है ना। और भी पूरे चेक कर लेते हैं। सी का हमको मिल रहा है 2, तो सी का मिल रहा है हमको क्या? 2, ये सी, ये 2। डी का हमको मिल रहा है 3, तो डी का मिल रहा है हम लोग को 3, और 4 मिल रहा है किसका? ई का 4 मिल रहा है, तो ई का यहाँ पर मिल रहा है 4, जो कि यहाँ भी सही है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो राइट आंसर वो क्या है? घ इज द राइट आंसर। ठीक है, घ इज द राइट आंसर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा घ ही होगा। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1830 में, रामकृष्ण मिशन 1897, प्रार्थना मिशन 1867, वेद समाज 1864 और सिंह सभा 1873। सब 19 सेंचुरी की बातें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, सबको रटना पड़ेगा, एक के बाद एक रट लिए तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते। दिए गए मिशनों और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जो मिशन आपके सामने दिए गए हैं कौन कौन से? कुछ सुधारात्मक संगठन थे ये, जैसे ब्रह्म समाज। पहला वाला, ब्रह्म समाज सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरोध और उपनिवेशों में विश्वास रखते थे। ये तीनों बातें ब्रह्म समाज के बारे में बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज बिल्कुल बलि को विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन उनका विश्वास उपनिषद में था, इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, यंग बंगाल। यंग बंगाल में क्या लिखा गया है? समाज सेवा निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया गया था, तो ये गलत है। यंग बंगाल का ये काम नहीं था। यंग बंगाल ने प्राचीन रीति रिवाजों को, कुरीतियों को जो है आलोचना करना शुरू किया। समाज सेवा निस्वार्थ भाव है तो रामकृष्ण मिशन का है, ये रामकृष्ण मिशन का एक मोटिव था, उनका उद्देश्य था। तो ये जो है ग वाला, दूसरा वाला ऑप्शन ये आपका गलत हो गया, यंग बंगाल। तीसरा वाला ऑप्शन पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन क्या बोलता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। ये दूसरे समाजों की बात है, प्रार्थना समाज, वेद समाज, ये इसकी बात करते थे। लेकिन यंग बंगाल में ये जो आपका रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन समाज सेवा निस्वार्थ श्रम की बात करते थे, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, तीसरा और दूसरा दोनों गलत ऑप्शन है। तो अब देखते हैं कि उत्तर क्या आएगा हमारा। उत्तर पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, दो गलत है, तो कौन सा सही है? केवल क इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज वाली बात केवल सही थी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना बंबई में की गई थी, प्रार्थना समाज की। दूसरा,
इसने जाति बंधनों की समाप्ति तथा बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया। बिल्कुल सही, जाति बंधनों की समाप्ति और उसका उन्मूलन का प्रयास किया। इसने महिलाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहित किया, किंतु ये तो सही है ही। तीसरा, इसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया किंतु विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया। ये गलत है। विधवा विवाह का भी समर्थन करते थे प्रार्थना समाज, ये गलत है। तो 2 सही है, 1 गलत है। फिर से पढ़ो। प्रार्थना समाज के लिए बंबई में स्थापना हुई थी 1867 में, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। जाति बंधन की समाप्ति और बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया, बिल्कुल सही। उसके अलावा शिक्षा को प्रोत्साहित दिया, ये भी सही, और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित दिया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया, उनने समर्थन नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं था, तो यही राइट आंसर है आपका। ये गलत था ना, तो राइट आंसर हो गया आपका ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, वेद समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेद समाज के संदर्भ पर, यह प्रार्थना समाज से प्रेरित था। पहला ऑप्शन, क्या यह वेद समाज प्रार्थना समाज से था? तो केशव चंद्र सेन ने बनाया था 1864 में। 1864 में केशव चंद्र सेन ने बनाया था। लेकिन क्या ये प्रार्थना समाज से प्रेरित था? तो ये प्रार्थना समाज से नहीं, बल्कि ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ब्रह्म समाज से। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, इसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने, बिल्कुल सही, और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ये बिल्कुल वेद समाज की बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड था। तीसरा, इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही। इन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की, यह भी सही है। पुराने रूढ़िवादी विचारों की निंदा करते थे। एक गलत है, बाकी सब सही है। 3 सही है, 1 गलत है। पहला सही है, बाकी 3 गलत है। ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कौन से सही हैं? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, बाकी क्षमा करें, 2, 3 और 4 सही है, बाकी पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो ये 2, 3 और 4 सही है आपके, ये राइट आंसर, ख इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान। ये समझ में आया? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई थी। मैंने अभी बोला सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, गलत। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहाँ बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नहीं बनाया था, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, अलीगढ़ आंदोलन ने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, पीरी मुदीदी प्रथा, दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी गलत प्रथाएं चलती थी जो कि कुरीतियाँ मानी जाती थी। बिल्कुल अलीगढ़ आंदोलन जो था उसी के लिए था, ये राइट आंसर है। तीसरा वाला ऑप्शन है आपका कि यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के विरोध के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन था। अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के विरोध में सबसे असरदार आंदोलन था। भैया अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के विरोध की कुछ बात ही नहीं हो रही, ये तो खाली इस्लाम को लेकर के बात हुई थी, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। केवल दूसरा सही है 46वें क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? पहला और तीसरा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है, तो ये वाला हो गया, है ना। तो ग इज द राइट आंसर, यानी दूसरा ही केवल सही था। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सर सैयद अहमद खान ने 1885 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में के नाम से जाना गया। बिल्कुल यही था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, और बाद में कहा गया कि यहाँ मुसलमानों को पूर्ण रूप से इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, पूर्ण रूप से इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। देखिए दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डाउटफुल लग रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कौन से सत्य हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन डाउटफुल इसलिए लग रहे हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण शिक्षा इस्लामिक नहीं दी जाती थी उसमें, पहली बात तो ये। दूसरा है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये सन वाला यहाँ पर गलत कर दिया उनने, ये तो कांग्रेस का गठन वाली बात कर दी थी। तो ये
दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत मिलते हैं, इसलिए न तो एक सही है न दो सही है। क्वेश्चन नंबर 47 के दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? खालसा कॉलेज अमृतसर, मैंने बोला था अमृतसर से एक सभा बनाई गई थी, एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी सिखों के लिए। तो वो आंदोलन क्या था? हमने भी पढ़ा था 1873 में वो आंदोलन चला था, उसका नाम था सिंह सभा। इसमें सिख की कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। तो जो कुरीतियाँ थी सिख समुदाय में, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। राइट आंसर आपके सामने है, सिंह सभा ने ये काम किया था। तो सिंह सभा ने ही अमृतसर कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1863 में अमृतसर से शुरू हुई थी। 1863 में अमृतसर से शुरू हुई थी, लेकिन ये 1873 में हुई थी, न कि 63 में। दूसरा ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया ना भाई, इसकी स्थापना 73 में हुई थी, न कि 63 में। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया था। तो ये लाहौर में किया गया था, बाद में ये सही है। शुरुआत में तो अमृतसर से हुई थी, ये भी सही, ये सही है। नेक्स्ट है, इन सभाओं ने सिख धर्म के अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे गैर सिख समझती थी उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन पहला वाला ऑप्शन में क्या, इसकी स्थापना 1873 में की गई थी, न कि 63 में। बाद में लाहौर में भी की गई थी, लेकिन पहली बात कहाँ की गई थी? 73 में की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब का इज द राइट आंसर, ये गलत था हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 49 भी आपके सामने सही हो गया। दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, एमसीक्यू पूरे 49 कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा। दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प। और वो दूसरा विकल्प क्या है? magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जैसे विजिट करेंगे आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ करना क्या है? एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सीबीएसई क्लास 7 से क्लास 12 हिंदी मीडियम का ऑप्शन। इसको आपको करना है क्लिक। यहाँ से जाना है आपको कक्षा 8वीं में। क्लास 8 को आपने देखा और किया क्लिक। जैसे ही आप कक्षा 8वीं में पहुँचेंगे आपके सारे टीचर आपके सामने आ जाएंगे, वो जो आपको क्लास 8 पढ़ाने वाले हैं। अब आपको कोई भी सब्जेक्ट चुन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सामाजिक विज्ञान को चुना है तो वॉच नाउ आपको दिख जाएगा हर टीचर के नीचे। वॉच नाउ पर करें क्लिक और आपके सामने क्या मिल जाएंगे? सीक्वेंस में सारे चैप्टर मिल जाएंगे उस सब्जेक्ट के जो आपने चूज किया है। उसके लेक्चर भी दोस्तों देखो इधर लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? लेक्चर पर क्लिक करना है और आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। अब आप अपने लेक्चर को आसानी से पढ़ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, क्षमा करें नोट्स बना सकते हैं और टॉप कर सकते हैं अपनी क्लास में। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।